हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएलए क्लासेस द स्कूल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज की तारीख है 16 फरवरी 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टुडेज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्माइल स्कीम के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में, एक प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट मिडेक्स मिशंस विच इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ नासा, एंड देन विल डिस्कस महाराजा सूरजमल जी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़, जिसमें सोलोमन आइलैंड थोड़ा न्यूज़ में था, तो उसका जोग्राफिकल लोकेशन और उसका जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल लास्टली डिस्कस अबाउट एक फेस्टिवल है जो कांचोद करके जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट आर्टिकल, स्माइल स्कीम के बारे में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये जो स्कीम का फुल फॉर्म है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, स्माइल। इस स्कीम के बारे में डिस्कस करना है तो द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ अलोकेटेड 365 crore rupees for the scheme from 2021-22 to 2025-26। ये जो 5 या फिर 6 साल का ये जो स्पैन है उसमें अराउंड 365 crores का एक इन्वेस्टमेंट करके ये जो स्कीम है उसको प्रोग्राम को चला रहा है। इट इज़ अ सेट टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। स्माइल स्कीम का जो मेन फोकस होता है वो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, और जो बेगिंग में एंगेज होते हैं, अपने आप को बेगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किए होते हैं, उनको भी एक वेलफेयर दिलाने के लिए ये जो स्माइल स्कीम है उसको चला रहे हैं। द स्कीम इंक्लूड्स 2 सब स्कीम्स, जिसमें कि ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्माइल करके फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। इट इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स। इस सब स्कीम में वेरियस कंपोनेंट्स है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप टू ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 9th एंड टिल पोस्ट ग्रेजुएशन टू एनेबल देम टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। 9th स्टैंडर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक हेल्प करने के लिए ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम इन्वॉल्व हुआ है। देन सेकेंड कंपोनेंट इज इट हैज़ अ प्रोविजंस फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अंडर द पीएम दक्ष स्कीम। ये जो पीएम दक्ष स्कीम है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसमें भी ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी फैसिलिटेशन दिया जाएगा। देन द थर्ड कंपोनेंट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स। रिहेबिलिटेट करने के लिए जो बेगिंग में अपने आप को एंगेज किए होते हैं उनको भी एक रिहेबिलिटेशन देने के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट विल फोकस ऑन सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोबाइलाइजेशन, रेस्क्यू, शेल्टर, होम एंड कॉम्प्रिहेंसिव रीसेटलमेंट। ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बोला जा सकता है ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। Through composite medical health, it provides comprehensive package in convergence with PMJ supporting gender reaffirmation surgeries। सर्जरीज को भी फैसिलिटेट किया जाएगा ट्रांसजेंडर के जो लोग होते हैं अंडर PMJ स्कीम। द हाउसिंग फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह, गरिमा गृह करके एक हाउसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम भी है, उसमें भी इनको रिहेबिलिटेशन के लिए फैसिलिटी दिया जाएगा। Then skill development opportunities, recreational activities, medical support, etc. The transgender community and the people engaged in the act of begging. The provision of transgender protection cell in each state will monitor case of offences to ensure timely registration, investigation and prosecution offences। इनको एक जस्टिस दिलाने के लिए अगर इनके ऊपर कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उनको टाइमली रजिस्टर करवाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो केस को
उसका प्रोसिक्यूशन जो प्रोसीडिंग होता है उसको भी करवाते हैं। तो these are the components which are involved in the SMILE scheme. The national portal and helpline will provide necessary information and solutions to the transgender community and the people engaged in the act of begging when needed. ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नेशनल पोर्टल एंड हेल्पलाइन, इसमें भी वो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने जो भी इश्यूज होते हैं उनको ग्रेवियंस जो भी होते हैं उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। The Central Sector Scheme for Comprehensive Rehabilitation of Persons Engaged in Act of Begging, it will focus on survey of identification, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो द स्टेटस ऑफ बेगर्स इन इंडिया, द बॉम्बे एक्ट, ये जो बेगिंग का जो एक्टिविटी होती है उसका डेफिनेशन दिया गया है बॉम्बे एक्ट में। वो जो डिफाइन करता है एज पर दिस बॉम्बे एक्ट, एनीवन हैविंग नो विजिबल मीन्स of subsistence and wandering about or remaining in any public places in such a condition or manner as makes it likely that person doing so exists by soliciting or receiving alms। ये जो बॉम्बे एक्ट के अंडर डेफिनेशन है उसको आप ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट and is a social problem of great magnitude and grave concern in developing countries। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है ये जो बेगिंग का ये जो एक्टिविटी चलता है ये काफ़ी एक सीरियस इशू है विच इज़ इन ग्रेट मैग्नीट्यूड एंड विच इज़ ऑफ ग्रेव कंसर्न विच इज़ आल्सो एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Various initiatives taken by the government in order to eradicate this begging activity, which includes Integrated Child Protection Scheme (ICPS). The Ministry of Women and Child Development is implementing the Integrated Child Protection Scheme to create a safe and secure environment for children in need of care and protection, including those children who are found begging। जो भी बेगिंग करते हुए पाए जाते हैं, जो चिल्ड्रन हो या वुमन हो, उनको इस ICPS जो स्कीम है उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है उनके केयर के लिए, सेफ्टी के लिए और वेलफेयर और उनका रिहेबिलिटेशन के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सचिवालय के अंडर आता है। देन द नेक्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इज सहाय, विच इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्कीम फॉर प्रोटेक्शन, केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स। सहाय का फुल फॉर्म होता है। द ओडिशा गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड सहाया, ये जो स्कीम है सहाया स्कीम, ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड स्कीम विद द एम ऑफ इंश्योरिंग प्रोटेक्शन, केयर, रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स। हमारा अगला आर्टिकल है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में। न्यूज़ ये है कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रिटर्न रिप्लाई इन राज्यसभा एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको रिप्लाई करते हुए कहा है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है, प्राथमिक योजना है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो 3 साल के लिए इसको देने की, फोर्टिफाइड राइस देने की, इस राशन के दुकान में फोर्टिफाइड राइस देने की एक अप्रूवल लिया गया है for 3 years, which is a total outlay of 174.64 crores beginning from 2019 to 2020। इस आर्टिकल में हम फोर्टिफाइड राइस क्या होती है और उसके जो भी इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। About this fortified rice, malnutrition and lack of essential nutrients in poor women and poor children pose major obstacles in their development. In view of this, the government has decided to fortify the rice given to the poor under its various scheme, midday meal by the year 2024. The Prime Minister's announcement of universalization of rice fortification by 2024 will cover about 100 crore target population, including about 20 crore women of reproductive age. Under the scheme, the Food Corporation of India has been asked to come up with a comprehensive plan for procurement and distribution of fortified rice in all the districts of country.
under the Integrated Child Development Services (ICDS) and Midday Meal Scheme from 2021 to 2022. The Midday Meal Scheme is now known as a PM Poshan Scheme. अभी हम समझेंगे what is food fortification. According to WHO, the practice of adding vitamins and minerals to the commonly consumed foods during processing improves their nutritional values. It allows food manufacturers to voluntarily fortify foods available in the marketplace. जो अभी अवेलेबल फूड होती है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करते हुए कंज्यूमर को ये जो फूड होता है उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उस फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े. इट अलाउज फूड मैन्युफैक्चरर्स टू वॉलंटरीली फोर्टिफाई फूड्स अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस. इस जो प्रोसेस होती है इससे एक फूड मैन्युफैक्चरर को एक वॉलंटरीली एक इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि वो जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं उसको फोर्टिफाई बनाया जाए, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स और विटामिन्स को ऐड किया जाए. राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में अब समझेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, which is an effective preventive and cost efficient complementary strategy to address the nutrition problem within a short period. जो भी न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम होते हैं उनको एक एड्रेस करने के लिए कॉस्ट एफिशिएंट जो प्रोडक्ट होता है फूड प्रोडक्ट उसको बनाने के लिए, एंड इट इज़ आल्सो इफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव measure which is adding the micronutrients like iron, folic acid and vitamin B12 into the rice. Benefits and advantages of fortification are it eliminates malnutrition and nutritional deficiency. उसके बाद India has slipped to 101st position in Global Hunger Index in 2021 of 116 countries from its 2020th position of 94th. 2020 में 54वें रैंकिंग आया था इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में. वहाँ से स्लिप होकर अभी 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से 101वां रैंकिंग हमारे इंडिया का आया है. प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट. The inherent characteristics of food remain the same even after fortification. जो भी वो फूड प्रोडक्ट होती है उसका जो ओरिजिनल न्यूट्रिशंस होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं. उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस को माइक्रो न्यूट्रिशंस को ऐड किया जाता है उस फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा. दिस मीन्स दैट ओरिजिनल टेस्ट, टेक्सचर एंड अपीयरेंस आर अनचेंज्ड. The wide-scale production of fortified foods can help improve the overall nutritional problems of country by creating to both poor and the wealthy. It does not require any changes in the food habits and patterns of the people. The Copenhagen consensus estimates that ₹1 spent on fortification results in ₹9 in benefit in the economy. गवर्नमेंट्स के जो स्टेप्स हैं इस फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट के बारे में उसके बारे में हम जानेंगे. इन 2018 FSSAI हैज़ नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ फोर्टिफिकेशन फॉर 5 स्टैपल प्रोडक्शन कैटेगरीज: मिल्क, एडिबल ऑयल, राइस, फ्लोर एंड सॉल्ट. इसमें F+ लोगो आप देखे रहेंगे. उस F+ लोगो का होता है फोर्टिफाइड product. In January 2021, the FSSAI had issued a draft regulation for mandatory fortification of edible oil and milk with vitamin A and D. Milk fortification project के बारे में अब हम जानेंगे. By the National Dairy Development Board (NDDB) in collaboration with the World Bank. ये जो प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, इसको NDDB वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है. अब हम जानेंगे FSSAI के बारे में. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट विच इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आरोग्य सचिवालय के अंडर ये जो FSSI आता है। उसके बाद एक्सक्यूज मी, इसका मेन एम होता है मैटर्स रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे स्कीम्स देखे और FSSI के बारे में भी जाना। और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है महाराजा सूरजमल जी के बारे में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर पेड अ ट्रिब्यूट टू महाराजा सूरजमल ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इनके जयंती का दिन जो है उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया, महाराजा सूरजमल जी को। महाराजा सूरजमल जी के बारे में जानेंगे हम। ही रूल्ड इन 18th सेंचुरी एंड वाज अ सन ऑफ जाट शिफ्टन बदन सिंह। जाट के जो चीफ है बदन सिंह करके, उनके बेटे हैं ये महाराजा सूरजमल। 18वीं शताब्दी में इन्होंने जन्म लिया था। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट फाइटर, अ ग्रेट डिप्लोमैट एंड अ ग्रेट स्टेट्समैन ऑफ हिज टाइम। He was described as the Plato of Jat people and by modern writer as a Jat Odysseus because of his political sense, steady intellect and clear vision. The Maharaja Surajmal, he visualized India as one nation and devoted his life in forging national integration. He was killed in ambush by Rohilla troops on the night of 25th December 1763. नियर हिंदौन रिवर शहदारा दिल्ली। हिंदौन रिवर शहदारा में, रिवर के बिसाइड में एक रोहिला ट्रूप्स का एक एम्बुश होता है, उसमें इनकी जान चली जाती है, उसके अटैक में इनकी जान चली जाती है 1763 में। ही एस्टैब्लिश्ड भारतपुर, द भारतपुर टाउन इन द ईयर 1743। ही फोर्टिफाइड द सिटी बाय बिल्डिंग अ मासिव वॉल अराउंड द सिटी। भारतपुर सिटी को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, विच इज़ कवरेज अंडर हिम द जाट रूल कवर्ड द प्रेजेंट डे नेशनल कैपिटल दिल्ली एंड अदर वेरियस डिस्ट्रिक्ट। आज का हमारा जो राजधानी है दिल्ली, उसको भी इन्होंने कवर किया था। द जाट्स अंडर सूरजमल ओवररैन द मुगल गैरिसन एट आगरा। मुगल के जो भी सिपाही थे उनका भी ओवररैन किए थे इन आगरा। लोहागढ़ फोर्ट, which is built in 18th century by Surajmal, Raja Surajmal ji. It is only fort in India that no one in the history has won. Lohagarh fort is considered one of the strongest fort because the British could not capture it in spite of several attacks. ब्रिटिश के जो एम्पायर थे वो काफ़ी अटैक्स करने के बावजूद भी इस लोहागढ़ फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाए थे। सो इसीलिए ये जो लोहागढ़ फोर्ट है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट इन इंडिया। बैटल ऑफ कुमेर, मुगल एम्पायर आलमगीर II and his rebellious courtier Siraj-ud-Dawla were having a factional feud. Surajmal had sided with Siraj. Battle of Bharatpur, it was fought between Jats and Afghans on 12th February 1757. 1757 में ये जो अफगान का अटैक होता है हमारे भारत के ऊपर, भारतपुर में, भारतपुर करके एक जो टाउन इन्होंने बनाया था उस पर, तो ही हैज़ आल्सो फाउट द बैटल। सो दैट वाज ऑल अबाउट सूरजमल जी, हु इज़ अ ग्रेट एम्पायर, अ फाइटर, ग्रेट लीडर ऑफ जाट कम्युनिटी और ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल, प्लेसेस इन न्यूज़। ये सोलोमन आइलैंड एक न्यूज़ में था। रिसेंटली द US स्टेट दैट it will open an embassy in Solomon Island. The embassy announcement emphasized building a partnership with allies in the region as a way to counter China's growing influence in and ambitions. जो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, इस रीजन में, सोलोमन आइलैंड के रीजन में, तो इसीलिए रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इस सोलोमन आइलैंड में अपना एक एम्बेसी, राजदूतावास बनाने की डिसीजन लिया है, विच हैज़ अ US कंसुलर एजेंसी। द US प्रीवियसली operated an embassy in the Solomon for 5 years before closing it in 1993.
1993 के पहले 5 साल ये जो यूएस जो है सोलोमन आइलैंड में एक एम्बेसी को एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद 1993 में इसको क्लोज किया गया था। सिंस देन यूएस डिप्लोमेट्स फ्रॉम नेबरिंग पापुआ न्यू गिनी, एक देश है बिसाइड्स द सोलोमन आइलैंड, हैव बीन एक्रेडिटेड टू द सोलोमन्स विच हैज़ अ यूएस कंसुलर एजेंसी। कंसुलर एजेंसी जो है यूएस का उस पापुआ न्यू गिनिया में भी है। अबाउट द सोलोमन आइलैंड्स, अभी हम सोलोमन आइलैंड के बारे में जानेंगे और उसका लोकेशन इन द जोग्राफिकल लोकेशन भी जानेंगे। द सोलोमन आइलैंड कंट्री इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है उसमें एक आइलैंड कंट्री है ये सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड लाई इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेस्ट ऑफ हवाई। दे कंप्राइजेस 992 आइलैंड। ये जो सोलोमन आइलैंड है एक 992 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो टोटली उसको सोलोमन आइलैंड्स कहा जाता है। ऑफ विच 147 आर इनहेबिटेड, उनमें 147 जो आइलैंड्स है उसमें लोग रहते हैं। दे गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन ऑन जुलाई 7th 1978। ये जो सोलोमन आइलैंड से इसको जुलाई 7 1978 में ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली थी। इसका एक जो राजधानी है होनैरा ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ गॉडल कैनाल आइलैंड इन सोलोमन आइलैंड्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी। ये लार्जेस्ट सिटी भी है, याद रखिए सोलोमन आइलैंड का कैपिटल है होनैरा। Today, between 70 to 80% of the population live a subsistence form of life in their small villages, settlements and islands away from the main urban cities. Urban cities से दूर अराउंड 70 to 80% ये जो आइलैंड का पॉपुलेशन है लोग हैं वो विलेजेस में रहते हैं। इनका मुख्य मेन रिलीजन है 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियन धर्म को अपनाए हुए हैं। अभी हम जानेंगे सोलोमन आइलैंड का लोकेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पापुआ न्यू गिनिया के ईस्टर्न साइड को ये सोलोमन आइलैंड्स आता है विच इज़ अ ग्रुप ऑफ 992 आइलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये सोलोमन आइलैंड आता है इन पैसिफिक ओशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स विच इज़ अ स्मॉल एंड लार्जर आइलैंड्स इन विच 147 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। हमारा अगला आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर का एक फेस्टिवल के बारे में जिसका नाम है कंचोत फेस्टिवल। याद रखिए कंचोत फेस्टिवल को जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पीपल ऑफ द Bhaderwa celebrated the ancient Kanchot festival which is a symbol of ancient Nag culture। ये नाग कल्चर को फॉलो करने का जो कम्युनिटी है हिंदू रिलीजन में वो एक कंचोत फेस्टिवल को मनाते हैं। अबाउट कंचोत फेस्टिवल के बारे में हम जानेंगे। द फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड एमिंग ब्रेविंग हैवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेव कंडीशन। ये जो फरवरी महीना चल रहा है तो एक्सट्रीम कंडीशन होता है, कोल्ड वेव्स होते हैं, स्नोफॉल होती रहती है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा भी ये जो कंचोत फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है। लोकल रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग वुमन गॉट ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल फाइनरीज एंड ऑब्जर्व फास्ट। ये जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ये फेस्टिवल को मनाते हैं और उपवास भी मनाते हैं। दे देन थ्रोंग्ड टेम्पल्स फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स। टेम्पल जाते हैं। दे होप्ड दैट डाइटी कैन हेल्प एंड द कोविड-19 पैंडेमिक। ये जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको एक इराडी करने के लिए, उसको विनाश करने के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं। दिस एज ओल्ड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, स्पेसिफिकली नाग फॉलोअर्स। नाग फॉलोअर्स बिलीव दैट ऑन दिस डे गौरी तृतीया के जो दिन होता है जब ये कंचोत फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, उस समय लॉर्ड शिवा ने गॉडेस पार्वती का और गॉडेस पार्वती देवी का विवाह हुआ था। गॉडेस पार्वती आस्क्ड फॉर अ थ्रोन मेड ऑफ स्नो एज हर वेडिंग गिफ्ट। जब एक स्टोरी है, इस स्टोरी के हिसाब से
लॉर्ड शिवा से पार्वती ये अपना सिंहासन जो है उसको एक स्नो का सिंहासन या फिर बर्फ़ का एक सिंहासन मांगती हैं एज अ गिफ्ट ऑफ वेडिंग। तो इट इज़ ये माना जाता है कि जब ये स्नोफॉल होती है इट इज़ अ गुड ओमेन और एक अच्छी साइन होती है इनके भक्त के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन फ्रेंड्स। हमारे जो आर्टिकल्स का PDF होती है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होता है, डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।